नेपाल में आखिर क्या हो रहा है? क्यों आखिर यंग लोग स्पेशली जेन जी सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया पर बैन क्यों लगाया? आखिर ये प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ? अब तक 22 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। और क्या जल्द ही नेपाल में तख्तापलट होने वाला है? देखिए, जो नेपाल है 2008 तक डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं था। 2008 में रेवोल्यूशन आया और इसके बाद नेपाल डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया और तब से कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच पावर का खेल चल रहा है। नेपाल के करंट पीएम केपी शर्मा ओली, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, उनकी गवर्नमेंट पर एलिगेशन है करप्शन और नेपोटिज्म के। एक तो नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई है, सोर्सेज के हिसाब से नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10 से 12% तक है। ऊपर से गवर्नमेंट फैमिली मेंबर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स और जॉब्स दिलवा रही है। रियल रीजन बिहाइंड सोशल मीडिया बैन इन नेपाल, 18 से 25 साल के लोग वो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि जॉब्स नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पीक पर है, ऊपर से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन गवर्नमेंट कोई सुनवाई नहीं कर रही। और ये सब सालों से बिल्डअप हो रहा था, लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब सितंबर 2025 में सरकार सोशल मीडिया पर बैन लगा देती है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। इसके साथ साथ 26 अन्य वेबसाइट्स पर भी बैन लगा दिया। आखिर क्यों? ऑफिशियली तो कहते कि ये सब कुछ मिस इन्फॉर्मेशन रोकने के लिए किया गया था, लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे का रीजन है कि देश में करप्शन बढ़ रहा था। लोग सोशल मीडिया पर फॉर्मर पीएम शेर बहादुर के बारे में पोस्ट कर रहे थे और करंट गवर्नमेंट के स्कैम्स के अगेंस्ट फोटोज और वीडियोज अपलोड कर रहे थे। इसके बाद नेपाल गवर्नमेंट सोशल मीडिया पर बैन लगा देती है। इस बैन ने जेन जी को गुस्सा दिला दिया क्योंकि सोशल मीडिया ही उनके लिए एक ऐसा टूल था जिससे वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे, जॉब्स ढूंढने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए। इससे पहले भी यूथ ने अगस्त 2024 में बांग्लादेश में सरकार गिरा दी थी। श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ था। ये प्रोटेस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट था, जो कि एक बैन बैकफायर कर गया। वाई प्रोटेस्ट स्टार्टेड? नेपाल में ये प्रोटेस्ट वैसे तो पिछले काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन 8 सितंबर 2025 को ये पीक पर पहुंच जाता है। हजारों की संख्या में युवा काठमांडू की स्ट्रीट्स पर आए, पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने लगे, स्लोगन लगाते हुए, सॉन्ग्स गाते हुए, स्टॉप करप्शन, नॉट जस्ट सोशल मीडिया, वी वांट जस्टिस। लेकिन पुलिस ने जवाब में टीयर गैस, वाटर कैनन यूज किया एवं रबर बुलेट एंड लाइव फायरिंग शुरू कर दी। देन रिजल्ट, 22 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई, 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए, जिनमें से मोस्टली यंग पीपल थे। पुलिस ने प्रोटेस्ट को रोकने के लिए घातक फोर्स यूज की बिना किसी वार्निंग के। पीएम ओली के रेजिडेंट पर अटैक हुआ, एयरपोर्ट पर भी अनरेस्ट हुआ, फ्लाइट्स कैंसिल हुई, ऑफिस बंद हुए और कर्फ्यू लग गया, लेकिन लोग नहीं माने। फाइनली प्रेशर में आकर पीएम ओली ने रिजाइन दे दिया, साथ ही साथ उमेश लेखन ने भी रिजाइन दे दिया। लेट नाइट गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बैन लिफ्ट कर दिया, लेकिन तब तक डैमेज बहुत हो चुका था। ये प्रोटेस्ट यूथ लोगों की पावर दिखाता है, कैसे लोगों ने अपनी जान को हथेली पर रखकर अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ी। ये मोस्टली फ्रस्ट्रेशन से शुरू हुआ, फिर भी जियोपॉलिटिक्स एंगल पर डिस्कशन चल रहे हैं, जैसे श्रीलंका और नेपाल में हुआ था। ये सब जेन जी का ऑर्गेनिक एंगर है। अब रिजाइनेशन के बाद करंट सिचुएशन पर बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के रिजाइन के बाद अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर रामनाथ अधिकारी ने भी रिजाइन दे दिया है, लेकिन इन सब से नेपाल में और भी हंगामा बढ़ गया। काठमांडू में अभी भी कर्फ्यू चल रहा है, आर्मी ने सिक्योरिटी का चार्ज ले लिया, प्रोटेस्ट अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, सड़कों पर वायलेंस हो रहा है, बिल्डिंग्स में आग लग रही है। पीएम के साथ साथ फॉर्मर पीएम के घर को टारगेट किया गया, मार्केट्स खाली हैं, बॉर्डर पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन वायलेंस रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसके साथ साथ मॉल्स में लूट शुरू हो गई, लोग एसी, फ्रिज, कूलर उठाकर ले गए और इन सब चीजों से टूरिज्म, बिजनेस और इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ा। नेपाल के यूथ ने ताकत दिखा दी कि कैसे अपने हकों के लिए लड़ा जाता है। वे गवर्नमेंट के गुलाम बनकर नहीं रह सकते। और क्या ये सब कुछ करके नेपाल के यूथ ने सही किया, या फिर आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।